हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जितने भी जो टॉपिक्स हम लोगों को गेट के सिलेबस में था फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, और जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं मेरे को पर्सनली, मैसेंजर में भी आप डाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उन सारे डाउट्स का एक मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास से आएंगे कोई डाउट्स वाले, तो उसमें से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस के एक वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक, जो कि आपका EMFT का सेकेंड पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो बात करते हैं वो स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो चार्ज दैट इज नॉट मूविंग, जो कि एट रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो जब चार्ज आपका मूव होता है तो चार्ज जब मूव होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो होता है किसी वायर से या किसी कंडक्टर से, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे आसपास क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके डायरेक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट लॉ होता था फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लॉ होता है दैट इज नोन एज बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, सो दैट इज इट स्टेट्स दैट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे हम लोग DH से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल टर्म यूज किए हैं। तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट P by the differential current element IDL, the current element is known as IDL, is proportional to the product IDL and sine of angle alpha between the element and the line joining P to the element, and is inversely proportional to the square of distance R between P and the element. So this is the statement of बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब इसका मीनिंग क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इस कंडक्टर में से मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी, ये कंडक्टर है तो इसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है, तो इस लेंथ के अबाउट मैं एक डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज इसको हम लोग डिनोट कर लिए DL से। ठीक, तो यहां से जो इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है। ठीक, तो I इंटू DL को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। I इंटू DL को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से और ये जो DL है, जो डिफरेंशियल लेंथ है, और जो करंट है, इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। अब इस डिफरेंशियल लेंथ में जितना करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट, जो आपका I करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं, दैट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी आर सेइंग दैट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट मतलब IDL। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट IDL, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट IDL एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब क्या, कि साइन ऑफ एंगल मतलब ये जो करंट एलिमेंट जो है ये आपका इस लाइन ज्वाइनिंग से जितना एंगल फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एंगल अल्फा से। ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग क्या है कि इस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये जो पॉइंट P है इस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो सपोज R डिस्टेंस पे है। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इस करंट एलिमेंट के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, so that is proportional to sine of angle between the differential current element and the line joining between current element and
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल कितना है, एंगल है अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग एंड द करंट एलिमेंट, ठीक है। नाउ it is also inversely proportional to inversely proportional to square of the distance r, ठीक है, between the point P that is our point of interest and the element, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r और इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है बायो-सेवर्ट्स लॉ का। अब मान लो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज 1/4 पाई आई डी एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म डी एल इंटू साइन अल्फा। देखो ये डी एल क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है, और साइन अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। सपोज करो कि मान लो मैं डी एल क्रॉस वेक्टर ए आर निकालता हूं, यूनिट वेक्टर ए आर। यूनिट वेक्टर ए आर क्या है, इस आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो डीएल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए आर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल डीएल और यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये जो डीएल है और ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इज नथिंग बट अल्फा। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम अल्फा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन पे होगा, ठीक। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डीएल, और यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 और साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो डीएल, और ये आपका नॉर्मल वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे डीएल साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल क्रॉस ए आर। तो ये जो डीएल साइन अल्फा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच इक्वल टू 1/4 पाई आई, तो आपका एज इट इज है डीएल वेक्टर क्रॉस ए आर divided by r square, and this can also be written as 1/4 pi I dl क्रॉस, ये यूनिट वेक्टर आर ए आर है, तो यूनिट वेक्टर ए आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, ये भी अब इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जिस भी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग, क्योंकि ये डायरेक्शन शो करेगा हमको, जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन आएगा, तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो ये आपका डी एच वेक्टर मैं यहाँ पे अब शो कर रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। अब अगर मुझे पूरे लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पी पे, इस पूरे कंडक्टर की वजह से, अभी तो हम लोगों ने जो लिया था डिफरेंशियल लेंथ लिया था, अब इस पूरे कंडक्टर की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मुझे ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ over the length of the conductor, so we will get I dl cross r divided by r cube। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो वेक्टर आर आपका क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
नाउ जिस तरीके से हमारे पास चार्ज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था वैसे ही इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास जो चार्ज है वो एक पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जो चार्ज है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द मतलब अलोंग द लाइन हो सकता है। आपका जो चार्ज है वो एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या तो वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपका कोई पॉइंट होगा नहीं क्योंकि करंट जो है वो किसी पॉइंट से तो फ्लो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली किसी कंडक्टर से फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है वो होता है लाइन से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा लाइन करंट डेंसिटी है, लाइन करंट डेंसिटी, ठीक है। यहां से करंट फ्लो रहा I और ये डिफरेंशियल लेंथ है dl, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कोई सरफेस हो सकता है और इस सरफेस से जो करंट है वो यूनिफॉर्मली फ्लो हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सरफेस होता है तो उसमें चार्ज होता है, तो उस चार्ज को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एक सरफेस है, इस सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो इस करंट को हम लोग डिनोट करते हैं सरफेस करंट डेंसिटी से, सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट IDL, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया DS, और सरफेस करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल K से, तो इसको हम लोग बोलते हैं K इंटू DS, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक वॉल्यूम हो सकता है जिसमें से करंट जो है वो यूनिफॉर्मली फ्लो हो, तो यहाँ पे हम लोग एक वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ये हो गया आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम dV, और इसमें से भी आपका करंट जो है वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से ओवर द वॉल्यूम फ्लो हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल J से। तो यहाँ पे आपका जो करंट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा J इंटू dV, ठीक है। तो अगर आपका करंट अलोंग द कंडक्टर फ्लो हो रहा है, अलोंग द लाइन फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हम लोग IDL से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका एक सरफेस में मतलब एक शीट है, ठीक है, एक कंप्लीट शीट है, उसमें से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं K इंटू DS से, जहाँ पे K क्या होता है, सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। सरफेस करंट डेंसिटी इज K, क्लियर। और यहाँ पे जब आपका ओवर द वॉल्यूम अगर यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हम लोग इसको डिनोट करते हैं J से, और J को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं J से, ठीक है। अब इसके यूनिट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग चार्ज के बारे में देखे थे तो Q था, पॉइंट चार्ज था, तो उसका यूनिट था कूलम्स, ठीक है। जब हमारे पास लाइन चार्ज था ρl, तो उसका यूनिट था कूलम पर मीटर, तो ये लाइन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, कूलम पर मीटर था। फिर सरफेस में क्या था, कूलम पर मीटर क्यूब था, ठीक है। और वॉल्यूम में सरफेस में क्या था, कूलम पर मीटर स्क्वायर था, और वॉल्यूम में क्या था, कूलम पर मीटर क्यूब था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यूनिट्स थे, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी और करंट चार्ज डेंसिटी का यूनिट हमको निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर देखोगे आप तो इसका यूनिट क्या होगा, इस करंट एलिमेंट का यूनिट क्या होगा, तो IDL मतलब क्या हो गया, I इज द करंट, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर में, ठीक है। और DL मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, तो ये आपका एम्पियर मीटर है, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो करंट एलिमेंट्स हैं, ये आइडेंटिकली इक्वल होते हैं। आइडेंटिकली इक्वल होते हैं मतलब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। IDL इज आइडेंटिकली इक्वल टू K, DS इज आइडेंटिकली इक्वल टू J dV, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिकली इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि जितना यूनिट IDL का होगा उतना ही KDS का भी होना चाहिए। तो KDS का यूनिट क्या होना चाहिए, एम्पियर मीटर होना चाहिए, ठीक। अब एम्पियर मीटर लाने के लिए तो DS तो आपका सरफेस है, तो इस सरफेस का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और आपको लाना एम्पियर मीटर है, तो K की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर,
ठीक है। तो ये एम्पियर पर मीटर होगा, तभी आप इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्पियर मीटर। ठीक है। तो इवन ये सरफेस करंट डेंसिटी है लेकिन इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है लेकिन ये एम्पियर पर मीटर होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि वहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर होता था तो यहाँ पे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो KdS है ये एम्पियर मीटर होना चाहिए, तो उसके लिए इस K की यूनिट एम्पियर पर मीटर होनी चाहिए। सिमिलरली इसका यूनिट भी एम्पियर मीटर होना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट तो क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है। तो इसका मतलब है कि इस J का यूनिट क्या होना चाहिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट देगा, एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अब हमको सभी के लिए फॉर्मूला जो है बायो-सैवर्ट्स लॉ का हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास एक करंट एलिमेंट के लिए आया था उसी तरीके से हम बोल सकते हैं सरफेस करंट डेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और वॉल्यूम करंट डेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है। तो वी आर सेइंग दैट ऑल आर आइडेंटिकली इक्वल, सो द फॉर्मूला विल बिकम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस KdS क्रॉस वेक्टर AR डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे वेक्टर क्या है, K है, एंड H विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम J dV क्रॉस AR, यहाँ पे वेक्टर क्या है, J, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। तो दिस इज ड्यू टू द सरफेस करंट डेंसिटी and this is due to the volume current density। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी in 3 different cases। फर्स्ट इज फॉर लाइन, सेकंड इज फॉर सरफेस एंड थर्ड इज फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ठीक है। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, राइट हैंड रूल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अगर आपके पास इस तरीके से कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल वी हैव टू कीप आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो हमको करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में आपका ये फिंगर एनसर्कल करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हमको जनरेट हो रहा है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे जैसे मैं देख रहा था, है ना, इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, सब ओके, ठीक है, आ गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अब इसके डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए देखो मैंने यहाँ पे ये थंब पुट किया और थंब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग है। अब मैं ये फिंगर को एनसर्कल कर रहा हूँ। ठीक है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हुआ तो ये जो देखो ये डायरेक्शन में फ्लो हुआ और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरफ लाई कर रहा है। ठीक है। यहाँ कहीं पे इस तरफ, ठीक, ये आपका करंट है और यहाँ पे आपका क्या लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये इस तरफ लाई कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो ये आपका कंडक्टर था, इसमें से करंट फ्लो हुआ और ये करंट फ्लो हो रहा है। अब ये आपने फिंगर को एनसर्कल किया, तो जब मैं इस फिंगर को एनसर्कल कर रहा हूं तो ये जो मेरा फिंगर एनसर्कल हो रहा है इस तरफ, ठीक है, जब इस तरफ जब एनसर्कल हो रहा है तो मेरा फिंगर जो है वो इनसाइड जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड जा रहा है। ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट था। अब ये फिंगर को मैं एनसर्कल कर रहा हूं तो इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फिंगर जो है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से इनसाइड द बोर्ड एंटर कर रहा है। तो इनसाइड द बोर्ड एंटर कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड द बोर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर इस कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा होता, जैसे अगर ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मान लो कि मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपका करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में,
अब ये करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, अब मैं जब मैं फिंगर को एनसर्कल कर रहा हूँ तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस कंडक्टर के इस तरफ लाई कर रहा है। तो जब मैं फिंगर को एनसर्कल कर रहा हूँ तो देखो फिंगर किस तरफ आता दिख रहा है, आउटसाइड दिख रहा है, ठीक है, आपकी तरफ फिंगर आता हुआ दिख रहा है, तो आउटसाइड दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर कंडक्टर है तो फिंगर को जब मैं एनसर्कल करूंगा तो ये फिंगर जो है वो आउटसाइड द बोर्ड आता दिख रहा है। तो यहाँ पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करूंगा तो उसको मैं एज अ पॉइंट डिनोट करूंगा क्योंकि ये आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आउटसाइड द पेज हो जाएगा, ठीक है, और ये इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, इनसाइड द पेज। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगेन मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, अब मुझे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये देखो मैं फिंगर को एनसर्कल करूंगा तो ये इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब मैं फिंगर को एनसर्कल कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे बोर्ड के अंदर की तरफ फिंगर जा रहा है, तो इनसाइड द बोर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वही अगर मुझे इधर निकालना होता तो ये आउटसाइड द बोर्ड आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटसाइड द बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, और मैथमेटिकली तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं।